हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैट्रिक्स के नए लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 में हम लोग सीख रहे थे कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, और उसके बाद लेक्चर नंबर 9 में जो आपका डाउट्स था वो हम लोग डिस्कस किए थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने बताया था आपको, जिसके बाद भी आप लोगों को काफी हेल्प हुआ होगा। और दो क्वेश्चन आप लोगों को हम होमवर्क में दिए हुए थे, जिनमें से ये पहला क्वेश्चन है, और मैंने बोला था कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। जिसमें से कुछ स्टूडेंट ने इसका आंसर सही भी बताया, कुछ लोग यूट्यूब पे, कुछ लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी इसका आंसर हमको फॉरवर्ड किए थे, लेकिन ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाए थे शायद। तो जिन बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं हो पाया था उनके लिए मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। जरा आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए, क्वेश्चन आपका यही था कि क्वेश्चन में गिवन था दो मैट्रिक्स और दोनों इक्वल के फॉर्म में थे, और आपसे पूछा जा रहा था कि आप इस वेरिएबल्स x और y का वैल्यू निकालिए। तो देखिए ध्यान से, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था हमारा गिवन, ये गिवन है हमको मॉडुलस ऑफ x 2 5 मॉडुलस ऑफ y माइनस 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और इधर लेस देन 3 2 5 लेस देन 4, और यहां से हमसे x और y का वैल्यू पूछा जा रहा है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इनइक्वालिटीज का यूज हम लोगों को करना है यहां पे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, उस कंसेप्ट से हम लोग यहां लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ x लेस देन 3। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोग पढ़े हुए हैं पहले कि मैट्रिक्स अगर इक्वल होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होगा। सेम यहां से हम लोग लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ y माइनस 2 लेस देन 4। बस अब आपको यही दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। तो अगर जिनको ये याद होगा, जिनको अच्छे से 11th क्लास का लीनियर इनइक्वालिटीज, वो बच्चे इस क्वेश्चन को आसानी से कर लिए होंगे। और जिनको नहीं याद है तो देखिए, मैं एक बार आपको रिकॉल कराता हूं कि आपको बताया गया है इस तरह का कंसेप्ट कि अगर एक तरफ मॉड के अंदर फंक्शन हो fx और दूसरे तरफ कोई डिजिट हो, मान लेते हैं वो डिजिट k है, और ये डिजिट अगर पॉजिटिव है, ध्यान दीजिएगा, ये डिजिट अगर पॉजिटिव है और डिजिट बड़ा है इस फंक्शन के मॉडुलस वैल्यू से, तब इस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का तरीका होता है कि मॉडुलस के अंदर वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन इस डिजिट के निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लाई करता है। यानी ये fx को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो fx लाई करेगा माइनस k से k के बीच में, इस तरह से। तो यहां लेसी देन का दोनों कंसेप्ट है। तो देखिए, हम लोग यहां से क्या लिखेंगे सॉल्व करने के लिए कि मॉड के अंदर जो फंक्शन है यानी कि x, वो लाई करेगा -3 से लेकर के 3 तक। और यहां अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि y माइनस 2 लाई करेगा -4 से 4 के बीच में। तो यहां से जो सिंपल आप आंसर आपको मिल जाएगा, इक्वल का साइन नहीं है इसीलिए हम लोग स्मॉल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे। यानी यहां से हम लिखेंगे कि x का वैल्यू लाई करेगा इन द इंटरवल -3 to 3। और यहां हम थोड़ा सॉल्व करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज के कंसेप्ट से, जो आप क्लास 11th में सीखे हुए हैं। तो पहले -2 को हम दोनों तरफ भेज देते हैं, तो -4 प्लस का 2 लेस देन y लेस देन 4 माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस का 2। तो यहां से आपको मिलेगा -2 लेस देन y लेस देन 6। यानी हम बोल सकते हैं कि y बिलोंग करेगा, y का वैल्यू बिलोंग करेगा -2 से
6 के बीच में। देयरफॉर कंप्लीट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू -3 to 3 एंड y बिलोंग्स टू -2, 6। देखिए ध्यान से इसको, देखिए होमवर्क डिस्कशन में हम लोग दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन अभी हम लोग किए, सेकेंड क्वेश्चन में मैंने आपको दिया था कि ये एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, जरा ध्यान से देखिए। इफ A इक्वल टू एक मैट्रिक्स आपको गिवन था 2 0 0 2 एंड I इज इक्वल टू 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर का, और एक फंक्शन यहां पर आपको डिफाइन करके दिया हुआ है जो fx है कि fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। तो आपसे कहा जा रहा है कि f ऑफ a की वैल्यू बताइए क्या होगा। मतलब अगर इसी फंक्शन के अंदर हम लोग x के जगह पे मैट्रिक्स a को पुट करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगा, ये मुझसे पूछा जा रहा है। तो देखिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को ये गिवन है, वी हैव मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 0 0 2। अब जैसा कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते हैं कि किसी मैट्रिक्स में अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो उस मैट्रिक्स के सारे ही एलिमेंट्स को हम लोग उस स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी कंसेप्ट से अगर हम लोग को कॉमन लेना है, अगर किसी मैट्रिक्स के तो सारे एलिमेंट्स है तो हम किसी एक डिजिट को कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहां से 2 को बाहर कर लेते हैं। तो अगर हम 2 को बाहर करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 0, 0 में से तो आप कुछ भी बाहर करेंगे तो 0 ही बचेगा, फिर यहाँ 0 और यहाँ हो जाएगा 1। यानी कि इसी मैट्रिक्स A को हम लोग लिख सकते हैं 2, और ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम लोग जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि ये I ही आप लीजिए। तो हम लोग A इज इक्वल टू 2I, यानी एक इंफॉर्मेशन हमको यहां से मिल गया कि जो मैट्रिक्स A है वो 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। वैसे देखने से भी पता चल रहा था, अभी हो सकता है कि आपके लिए मैट्रिक्स नया हो इसलिए थोड़ा आपको दिक्कतें आ रही हो, लेकिन धीरे धीरे वो सब क्लियर हो जाएंगे। और अब हम चलते हैं कि हमसे f ऑफ a पूछा जा रहा है। तो पहले हम थोड़ा fx को देखते हैं कि fx क्या है। तो देखिए fx आपको गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। अभी सीरीज को देखते ही हमारे दिमाग में ये बात आता है कि ये तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका पहला टर्म है 1 और इसका कॉमन रेशियो है x। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम का फार्मूला हम लोग जानते हैं, वो होता है s इन्फिनिटिव इज इक्वल टू a बाई 1 माइनस r। ये आप 11th में जीपी में इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में पढ़े हुए होंगे। तो यहां से fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, a यानी कि पहला टर्म और 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो यहां पे x है। तो fx का वैल्यू हो गया 1/1 माइनस x। तो हम लोगों को वैल्यू पता करना है f ऑफ a का, यानी हम लोग कर क्या रहे हैं, इस x के जगह पे मैट्रिक्स a को पुट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ a इज इक्वल टू, देखिए जहां x है वहां पे हम लोग रख दिए a, तो इस x के जगह पे a रखेंगे और साथ में हम लोग ये चेंज करेंगे कि जैसे यहां डिजिट 1 है तो मैट्रिक्स अब हम रख रहे हैं ना यहां पर, तो मैट्रिक्स के लिए 1 का मतलब होता है कि आप वहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रखें। तो हम 1 को रिप्लेस करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से और x के जगह पे रखेंगे मैट्रिक्स a को। तो क्या हो जाएगा हमारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय आइडेंटिटी माइनस a, यानी इसका वैल्यू हम लोगों को बताना है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय आइडेंटिटी माइनस मैट्रिक्स A के जगह पे क्या लिख सकते हैं, मैट्रिक्स A हमारा किसके इक्वल आया था, तो 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के
तो 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय माइनस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं सिर्फ माइनस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा इसका। देखिए, होमवर्क का डिस्कशन करने के बाद हम लोग कुछ फिर से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी, एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। उसके बाद भी कुछ बच्चों का इसमें कंफ्यूजन था कि 19 के बाद वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो कि सर एक बार वर्ड प्रॉब्लम्स आप करा दीजिएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 ही करते हैं। देखिए, ध्यान से आप समझेंगे बात को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। देखिए, ट्रस्ट फंड है जिसके पास टोटल 30,000 रुपीज हैं। ट्रस्ट फंड के पास टोटल 30,000 रुपीज है, और वो लोग चाहते हैं कि इस रुपीज को 2 बॉन्ड पे इन्वेस्ट करना। मान लेते हैं कि ये हमारा पहला बॉन्ड है और ये है हमारा सेकेंड बॉन्ड। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। एक ट्रस्ट फंड है जिन लोगों के पास टोटल 30,000 उस ट्रस्ट के पास रुपीज है, और वो लोग चाहते हैं इन पैसे को 2 तरह के बॉन्ड पे इन्वेस्ट करना। आगे आपके क्वेश्चन में गिवन है कि पहले वाले बॉन्ड पे जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा उस पर 5% इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरे वाले बॉन्ड पे जितना भी पैसा इन्वेस्ट होगा उस पे 7% इंटरेस्ट मिलेगा। टोटल 30,000 रुपीज है, 2 तरह के बॉन्ड पे आपको इन्वेस्ट करना है। ट्रस्ट चाहता है इन्वेस्ट करना है। पहले वाले पे जितना भी इन्वेस्ट करेगा 5% इंटरेस्ट, दूसरे वाले पे 7% इंटरेस्ट है। और आपसे कहा जा रहा है, पूछा यही जा रहा है कि तब आप बताइए कि ट्रस्ट अपने पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट करे इन बॉन्ड्स पे, ताकि पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि उनको टोटल इंटरेस्ट 1800 रुपीज मिले, और सेकंड क्वेश्चन है कि कैसे इन्वेस्ट करें ताकि उनको टोटल इंटरेस्ट 2000 रुपीज मिले। फिर से आप सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, क्वेश्चन को समझिए। एक ट्रस्ट फंड के पास 30,000 रुपीज है। इन रुपीज को वो लोग 2 तरह के बॉन्ड पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पहले वाले बॉन्ड पे वो लोग जितने भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उन पैसों पर 5% इंटरेस्ट उनको मिलेगा। दूसरे वाले बॉन्ड पे वो लोग जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उन पैसों पर 7% उन लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा। तो पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट करें ताकि उनको टोटल इंटरेस्ट 1800 मिले, ये पहला क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन है कि उन लोगों को टोटल इंटरेस्ट 2000 रुपीज मिले। अब किस तरह से इन्वेस्ट करने का सेंस ये है कि कितना पैसा पहले बॉन्ड पे इन्वेस्ट करें वो लोग और कितना पैसा दूसरे बॉन्ड पे इन्वेस्ट करें। और इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन आपको मैट्रिक्स मेथड से बनाना है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, फिर से सुनिए एक बार। 30,000 रुपीज को 2 बॉन्ड पे इन्वेस्ट करना है, इतना परसेंट आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कैसे इन्वेस्ट करें मींस कितना यहां पे खर्च करें और कितना यहां पे खर्च करें, ताकि टोटल इंटरेस्ट आपको 1800 मिले। एक बार टोटल इंटरेस्ट आपको 2000 रुपए मिले। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि पहले वाले बॉन्ड पे x रुपया हम इन्वेस्ट अगर करें और दूसरे वाले बॉन्ड पे 30,000 माइनस x, क्योंकि टोटल ट्रस्ट के पास 30,000 रुपीज ही हैं।
तो अगर हम यहां पर इन्वेस्ट कर दिए x रुपया, तो यहां पर हम कितना करेंगे 30,000 माइनस x। तो ये रुपया है हमारे जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और इतना परसेंट हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो इन्वेस्ट किया गया है रुपया हमारा, इनको यूज करके हम किस तरह के मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो देखिए, दो ही एलिमेंट को अगर आपको यूज करना है तो आप दो ही मैट्रिक्स बना सकते हैं, एक 1/2 ऑर्डर का और दूसरा 2/1 ऑर्डर का। तो हम लोग उस मैट्रिक्स को बना लेते हैं। देखिए, तो एक मैट्रिक्स इन पैसों को जो इन्वेस्ट किया गया है यूज करके इस तरह का बन सकता है, या दूसरा मैट्रिक्स इस तरह का बन सकता है 30,000 माइनस x। ये मैट्रिक्स है हमारा 1/2 ऑर्डर का और ये मैट्रिक्स है हमारा 2/1 ऑर्डर का। इन्वेस्ट किए गए पैसे को मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लिखे, क्योंकि मैट्रिक्स के कंसेप्ट को ही यूज करके हमको यहां पे आंसर बताना। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों ही बॉन्ड पे, उनको भी यूज करके हम दो तरह के मैट्रिक्स, यहां भी दो ही एलिमेंट हैं तो हम दो तरह का मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो एक बार 5% और 7%, 5/100 7/100 इस तरह का मैट्रिक्स बनेगा, और एक बार बनेगा इस तरह का मैट्रिक्स 5/100 7/100। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/1 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/2। अब हम ये भी देखेंगे कि पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों को टोटल इंटरेस्ट मिलना चाहिए 1800 रुपए। तो अगर एक ही एलिमेंट को लेकर के आप मैट्रिक्स बनाइएगा तो वो मैट्रिक्स हमेशा ही 1/1 ऑर्डर का बनेगा। तो बस आपको सोचना ये है कि हमको इधर से किसी एक मैट्रिक्स को और इधर से किसी एक मैट्रिक्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है ताकि रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारा 1/1 ऑर्डर का है। तो वो हम थोड़ा सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए इन पैसों पर इस तरह का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मल्टीप्लाई ये मैट्रिक्स सिर्फ इसी से हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है इसके नंबर ऑफ रो से। इसका नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इसका नंबर ऑफ रो 1 है, तो इन दोनों का कभी भी प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। ये हम लोग सीख चुके हैं। यानी ये जब भी मल्टीप्लाई होगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये मैट्रिक्स जब भी मल्टीप्लाई होगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम 1 है, इसका नंबर ऑफ रोज 2 है, तो इक्वल नहीं है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो प्रोडक्ट तो पॉसिबल है, लेकिन रिजल्टेंट इनका 2/2 ऑर्डर का आएगा। लेकिन हमको रिजल्टेंट में एक ही मैट्रिक्स हम 1/1 ऑर्डर का ही बना पा रहे हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल तो है, लेकिन इसके अनुसार यहाँ पे करना ठीक नहीं है, क्योंकि यहां से हमको मैट्रिक्स मिलेगा 2/2 ऑर्डर का, और इसको अगर मैट्रिक्स का फॉर्म में हम लिखेंगे तो हमको मिलेगा 1/1 ऑर्डर का। तो इसीलिए हम लोग इन दोनों को प्रोडक्ट ना करके इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। यानी हम कैसे लिखेंगे, पहले क्वेश्चन यानी 1800 इंटरेस्ट पाने के लिए इस तरह से हम लिखेंगे x 30,000 माइनस x। रेट ऑफ इंटरेस्ट का ये वाला मैट्रिक्स हम लोग यूज करेंगे 5% 7%, और टोटल जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो होगा 1800 इसके इक्वल। तो बस अब आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करना तो हम लोग सीखे हुए हैं, तो इस तरह से, यानी x इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5x/100 और प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 30,000 माइनस x को जब 7/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2,10,000 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 100, और इधर तो 1/1 ऑर्डर का ही हमारा मैट्रिक्स है 1800।
अब दोनों ही साइड 1/1 ऑर्डर के मैट्रिक्स है और बीच में इक्वल का साइन है, तो हम लोग मैट्रिक्स को इक्वल कब करते हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करेंगे, तो इसमें तो एक ही एलिमेंट है तो बस इक्वल कर दिया जाए। तो मैट्रिक्स का अगर हम लोग हटा दे नोटेशंस, तो यहां पर हमारा बचेगा एलसीएम 100, ये हो जाएगा 5x प्लस 2 1 4 बार 0 माइनस 7x इक्वल टू 1800। तो यहां से आपको मिलेगा सॉल्व करने पे -2x प्लस 2,10,000 इक्वल टू 1800 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हो जाएगा 1,80,000। फिर हम यहां से लिख सकते हैं माइनस का 2x, ये उधर आएगा तो घटने के बाद माइनस का 30,000, तो यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 15,000। और अगर x निकल गया तो हम ये निकाल चुके हैं कि 1800 रुपया इंटरेस्ट पाने के लिए ट्रस्ट को पहले वाले बॉन्ड पे 15,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो टोटल तो 30,000 थे, तो दूसरे वाले पर भी कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? 15,000। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया, जब आपको 1800 इंटरेस्ट चाहिए तो दोनों ही बॉन्ड पे आप 15,000 इन्वेस्ट करें। सिमिलरली इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 2000 हो तब पैसों को कैसे इन्वेस्ट किया जाएगा? बिल्कुल सेम कंसेप्ट से आपको बनाना है, बस यहां पर आप क्या कर लेंगे? 2000 कर लेंगे। तो यहां पर अगर आप 2000 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 लाख, तो घटाने के बाद बचेगा 10,000, तो x का वैल्यू हो जाएगा 5,000। यानी कि 2000 रुपया इंटरेस्ट पाने के लिए पहले वाले बॉन्ड पे 5,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा, तो दूसरे वाले पे 25,000 खर्च करना पड़ेगा। बस हाँ, ये आपको एग्जाम्स में लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहां से ये चीज लिख सकते हैं। ये बस हम आपको समझाने के लिए मैट्रिक्स का फॉर्मेशन किए थे। उम्मीद है कहीं आपको डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको लगे कहीं पे कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। देखिए ध्यान से समझिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का ही क्वेश्चन नंबर 21 और 22 हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके लिए भी कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर इसको भी थोड़ा डिस्कस कर दीजिएगा। देखिए इन क्वेश्चंस के लिए पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है पैसेज टाइप में कि 5 मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं। मैट्रिसेस का नाम है मैट्रिक्स X, Y, Z, W एंड P, और ये सब उन मैट्रिसेस के ऑर्डर हैं। ये आपको दिए गए हैं कि मैट्रिक्स X का ऑर्डर है 2/n, मैट्रिक्स Y का ऑर्डर है 3/k, मैट्रिक्स Z का ऑर्डर है 2/p, मैट्रिक्स W का ऑर्डर है n/3 और मैट्रिक्स P का ऑर्डर है p/k। तो ऑर्डर देने के बाद जो पहला क्वेश्चन आपसे इस कंसेप्ट पे पूछा जा रहा है कि द रेस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p, n, k और p पर क्या रेस्ट्रिक्शन हो ताकि ये मैट्रिक्स हम डिफाइन कर सके। देखिए n, k और p ये जो आपके ऑर्डर में दिख रहे हैं n, k और p, इन पर क्या रेस्ट्रिक्शन हो ताकि ये मैट्रिक्स आप डिफाइन कर सके, ये आपको बताना है। तो ठीक है, हम देखते हैं, पहले इसको डिस्कस करते हैं। देखिए उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे जाएंगे। तो ये मैट्रिक्स डिफाइन होना चाहिए पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। तो पहले क्या आपको किया गया है कि P मैट्रिक्स और Y मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है और यहां पे W मैट्रिक्स और Y मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है। तो पहले हम लोग पी वाई के बारे में सोचते हैं। तो मैट्रिक्स हमारा पी वाई है और हम इनके प्रोडक्ट को लेकर के सोचते हैं कि कब इनका प्रोडक्ट डिफाइन हो। तो बेसिकली ऑर्डर से ही पता चल पाता है कि क्या रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। तो पी मैट्रिक्स का ऑर्डर है
देखिए आप P बाई K और Y मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 बाई K और हमको जानते हैं कि पी वाई तभी डिफाइन हो पाएगा जब P का कॉलम और Y का रो बराबर हो, यानी K किसके इक्वल होना चाहिए 3 के, तभी हम पी वाई मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरा चीज कि जो पी वाई मैट्रिक्स प्रोडक्ट के बाद हमको मिलेगा उसका ऑर्डर क्या मिलेगा, ये भी हम लोग लेक्चर नंबर प्रीवियस लेक्चर में शायद 9 या 8 में भी हम लोग इसको सीख चुके हैं। पी वाई का जो ऑर्डर होगा वो होगा P बाई K, क्योंकि ये तो इक्वल होगा तो प्रोडक्ट पॉसिबल होगा और इसका ऑर्डर हो जाएगा P बाई K, पी वाई का ऑर्डर। सिमिलरली अब हम लोग थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में, तो देखिए W मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो n बाई 3 और Y मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 बाई K, तो इनका प्रोडक्ट तो क्लियरली पॉसिबल है क्योंकि दोनों कांस्टेंट के ही फॉर्म में दिया हुआ है। W का नंबर ऑफ कॉलम और इसका Y का नंबर ऑफ रोज इक्वल है और WY का जो ऑर्डर यहां से मिलेगा हम लोगों को, WY का ऑर्डर ऑफ WY वो किस ऑर्डर का होगा, तो n बाई K, n बाई K। फिर से आप समझिए, मैं फिर से एक बार रिकॉल करा रहा हूं। हमसे पूछा जा रहा था कि n, k और p पर क्या रेस्ट्रिक्शन हो ताकि ये मैट्रिक्स डिफाइन हो जाए। इसमें किया क्या जा रहा है कि यहां पहले मैट्रिक्स p और y का प्रोडक्ट किया गया, तो उसके लिए ऑर्डर से ही हम कंडीशन पता कर सकते हैं। तो यहां से हमको मिला कि k इक्वल होना चाहिए 3 के और ये भी हमको पता चला कि py का जो ऑर्डर होगा वो होगा p बाई k। WY वाले यहाँ के कंडीशन से हम देख पा रहे हैं कि ये तो 3 और 3 इक्वल होगा और इसका WY का ऑर्डर क्या आएगा n बाई k। अब अगर इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं, इनका सम चाहते हैं, तो क्या होगा कंडीशन कि दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, यानी ये दोनों ही ऑर्डर इक्वल होगा तभी ना हम इसको ऐड कर सकते हैं। हम लोग पढ़े हुए हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस में कि मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर इक्वल हो। तो देखिए, तो ये तो इक्वल, तो k तो ऑलरेडी इक्वल है ही, कॉलम तो दोनों का इक्वल है, यानी p किसके इक्वल होना चाहिए, तो n के, और k किसके इक्वल, तो वो हम लोग पहले ही निकाले हुए हैं 3 के। तो यही हमारा रेस्ट्रिक्शन निकला, p इज इक्वल टू n एंड k इज इक्वल टू 3। तो ये ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर से आप n, k और p पर क्या रेस्ट्रिक्शन हो ताकि ये मैट्रिक्स डिफाइन हो, तो मैंने कुछ नहीं किया, बस प्रोडक्ट के लिए जो ऑर्डर्स वगैरह का हम लोग कंडीशन देखते थे कि कब मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पॉसिबल है, प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा उनका क्या ऑर्डर होगा और कब हम लोग दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, बस वही कंडीशन हम यूज किए हैं और आपको आंसर मिल चुका है k इज इक्वल टू 3 एंड p इज इक्वल टू n। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इरेज कर दो इसको और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को, इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन में ही दे दिया कि इफ n इज इक्वल टू p, ये हमको दे दिया कि n और p इक्वल है और तब इस मैट्रिक्स का हमसे ऑर्डर पूछा जा रहा है 7x माइनस 5z का क्या ऑर्डर होगा। x मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, z मैट्रिक्स गिवन है आपको, तो इसका क्या मतलब है आप देखिए कि मैट्रिक्स x को स्केलर 7 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो हम पहले सीखे हैं कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मैट्रिक्स के ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी 7 टाइम्स मैट्रिक्स x का वही ऑर्डर होगा जो ऑर्डर मैट्रिक्स x का होगा, यानी कि 7x का ऑर्डर क्या होगा 2 बाई n। 7x का ऑर्डर क्या होगा 2 बाई n।
फिर 5 इंटू मैट्रिक्स जेड का भी वही ऑर्डर होगा जो मैट्रिक्स जेड का ऑर्डर होगा, यानी कि 2/p। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि मैट्रिक्स का सबट्रैक्शन तभी संभव है जब उनका ऑर्डर इक्वल हो। तो यहां है 2/n और यहां है 2/p, यानी कि n और p इक्वल होगा तभी सबट्रैक्शन पॉसिबल है। और n और p इक्वल है ऐसा क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था कि इफ n इज इक्वल टू p। और हम ये भी जानते हैं कि जैसे हम आपको सिखाए हैं कि जैसे मान लीजिए दो मैट्रिक्स है ए बी, ए है अगर 2/2 का, बी भी है अगर 2/2 का, और अगर आप इनको जोड़ते हैं या घटाते हैं तो मान लीजिए अगर आपको मैट्रिक्स सी मिला तो ये भी इसी ऑर्डर का मिलेगा, 2/2 का ही। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इन दोनों ही मैट्रिक्स का जो सब रिजल्टेंट आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद दोनों को, उसका ऑर्डर या तो 2/n हम लिख सकते हैं, नहीं तो हम 2/p भी बोल सकते हैं, क्योंकि n और p तो इक्वल ही है। तो इस पूरे मैट्रिक्स के रिजल्टेंट का भी ऑर्डर इन दोनों में से कुछ भी कहा जा सकता है। तो अब हम ऑप्शन देखेंगे कि क्या ऑप्शन है हमारे, 2/n है या 2/p है। तो ऑप्शन में आपको 2/p नहीं मिलेगा, 2/n जरूर दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से 3.2 के जो भी थोड़े अच्छे क्वेश्चंस थे, बहुत अच्छे तो नहीं कहा जा सकता है इनको, उन सारे ही क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के कंसेप्ट की तरफ पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, एक बार खुद से कोशिश कीजिएगा। देखिए आगे हमारा कंसेप्ट है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी तक हम लोग ये सीखे मैट्रिक्स में कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे देखते हैं, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग देखे, बहुत सारे टाइप्स के मैट्रिक्स देखे, लगभग 9 या 10, और हम आपको बोले भी थे कि और भी कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बीच बीच में भी आते रहेंगे लेक्चर्स में। फिर हम लोग ये सीखे कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, फिर देखें कि मैट्रिक्स का एडिशन कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, फिर देखें कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे पॉसिबल है, कैसे करते हैं और क्या कंडीशन होना चाहिए कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे ये भी सीखे। फिर कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देखें, कुछ आपके डाउट्स को क्लियर किए, और भी आपके डाउट्स हो सकते हैं। अभी सिर्फ हम लोग एनसीईआरटी के ही डाउट्स को क्लियर किए हैं, और भी हम लोग करेंगे। लास्ट में मिसलेनियस करके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब तक के लिए हम लोग आगे कंसेप्ट बढ़ा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखिए जरा ध्यान से, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है ये हम अभी सीखने वाले हैं। यही हमारा अगला कंसेप्ट था प्रोडक्ट के बाद। ध्यान से आप सीखिएगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा। लेट A इज इक्वल टू Aij m/n be any matrix then the matrix obtained from interchanging the rows and columns of A. Rows and columns of A is called transpose of A. It's called transpose of A, and is denoted by A dash or A to the power t। देखिए सीखते हैं हम लोग इसको। क्या हम लिखे हैं कि अगर
ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n, कोई भी मैट्रिक्स ये हो सकता है। ऐसा नहीं मैंने लिखा कि ये स्क्वायर ही मैट्रिक्स होना चाहिए, कुछ जगह पे ये कंसेप्ट हम सीखे थे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज को मैंने दोहराया ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। कोई भी मैट्रिक्स है तो इसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद, इंटरचेंज करने का मतलब है कि आप नंबर ऑफ रो को कॉलम बना दीजिए, कॉलम को रो बना दीजिए, तो जो नया मैट्रिक्स आपको मिलेगा उसी नए मैट्रिक्स को इस पुराने वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहा जाता है। और ट्रांसपोज, अगर ए मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लिखेंगे तो उसको a डैश या a टू दी पावर t से डिनोट किया जाता है। काफी सिंपल सा ये भी कंसेप्ट है। देखिए हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल, इफ a is equal to 1 2 3 4 5 6, b a matrix, देन A ट्रांसपोज अगर हम लिखना चाहते हैं तो अभी हम लोग क्या सीखे कि रो और कॉलम को बदल दिया जाता है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, आप देखिए इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 2 ही है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, मतलब इसका ऑर्डर है 2/3। और हम करेंगे क्या, तो रो और कॉलम को बदलेंगे, यानी पहला रो को इसके ट्रांसपोज में हम पहले कॉलम में लिखेंगे, यानी जो 1 2 3 था हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ वो हो जाएगा वर्टिकल लाइन, और 4 5 6 जो सेकंड था हॉरिजॉन्टल वो हो जाएगा सेकंड वर्टिकल। यानी पहले रो को पहला कॉलम बना दिए, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना दिए, और यही हो गया हमारा मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ए पावर टी या डैश से भी हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं। देखिए आप ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं हम कि इफ b इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स हम ले लिए a b c d 2/2 ऑर्डर का, देन b ट्रांसपोज b डैश या b टू द पावर t, दोनों में से किसी से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। पहला रो को पहले कॉलम में, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, इफ c इज इक्वल टू 1 0 रूट अंडर 3 5 7 9, देन c ट्रांसपोज इक्वल टू, देखिए 1 0 पहला हॉरिजॉन्टल तो हो गया पहला वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल तो हो गया दूसरा वर्टिकल, तीसरा हॉरिजॉन्टल तो हो गया तीसरा वर्टिकल। ये c ट्रांसपोज। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगा आपको ट्रांसपोज लिखने में। करना क्या है आपको कि रो और कॉलम को आपस में बदल देना है। ऑर्डर भी उनका जब बदलेंगे तो ऑटोमेटिक है, श्योर है कि बदलेगा ही। जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2/2, तो बदलने के बाद भी इसका ऑर्डर तो वही रह जाएगा 2/2। इसका ऑर्डर है 3/2, तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा 2/3। यानी अगर मैट्रिक्स A है m/n ऑर्डर का, तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बिल्कुल n/m। कोई दिक्कत नहीं। चलिए